हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आर क्लासेस। सो गाइज, आज है हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्लास नंबर 11 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल कैश फ्लो मींस एन्युटी। ओके, तो आप लोग जिस भी लेवल पे फाइनेंस को स्टडी कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे बीबीए कर रहे हो, चाहे आप एमबीए कर रहे हो, चाहे आप सीएफए कर रहे हो, चाहे आप सी कुछ भी लेवल पे फाइनेंस पढ़ रहे हो, आपको एन्युटी से होके जरूर गुजरना पड़ेगा। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स को आता होगा एन्युटी, बट काफ़ी स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मूला और क्वेश्चंस करने में इंटरेस्टेड है, उसी में उनको अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है यार, कॉन्सेप्ट भी सीखोगे तो कैसे मज़ा आएगा। ओके, तो आज हम लोग आज की क्लास पूरी की पूरी समर्पित है एन्युटी के कॉन्सेप्ट को। इससे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो भी क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोगों ने सिंगल कैश फ्लो से डील किया, एक बारी पैसा डिपॉजिट किया, उसकी फ्यूचर वैल्यू देखी, एक फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, उसकी आज की वैल्यू देखी, प्रेजेंट वैल्यू देखी। बस अब उतना ही हमने पहली 10 क्लासेस में काफ़ी कुछ किया और कुछ कुछ छोटे मोटे नए कॉन्सेप्ट उसमें डाले हुए। ओके, बट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल कैश फ्लो मींस एन्युटी। हेडिंग डाले मेरे साथ सारे बच्चे, मल्टीपल कैश फ्लोज मींस एन्युटी। ठीक है, यहां पे जो एन्युटी वर्ड है ना, फाइन, मल्टीपल कैश फ्लो में के लिए मैंने जो एन्युटी वर्ड यूज किया है, इसमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आप लोग को याद रखनी। मल्टीपल कैश फ्लो मतलब ऑब्वियसली एक से ज्यादा कैश फ्लोस। तो जब एन्युटी वर्ड यूज हो गया तो इसका मतलब है वो कैश फ्लो एक जैसे होने चाहिए और उनके बीच में जो गैप होना चाहिए, टाइम गैप होना चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, हर साल 10,000 रुपये मैं पे कर रहा हूं बैंक को एज अ ईएमआई। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, सब उसको ऐसे में ईएमआई दे रहा हूं बैंक को। पहले साल मैंने बैंक को 10,000 दिए, दूसरे साल मैंने बैंक को 10,000 दिए, तीसरे साल मैंने बैंक को 10,000 दिए। एन्युटी है, एक जैसे कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो से, एक जैसे कैश फ्लो से गैप जो है वो एक जैसा है। इट इज कॉल्ड एन्युटी। ओके, तो एक से ज्यादा कैश फ्लोज, एक जैसे कैश फ्लोज और उनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो भी एक जैसा होना चाहिए। फाइन, ये तो मैंने बहुत ही छोटा सा एग्जांपल अभी आपको ऐसे दिया है इसको लेके, बट इसकी जेन्युइन डेफिनेशन होती है जिसके थ्रू हम इसको सीखेंगे एन्युटी को। तो मैंने आप लोगों के लिए एक जेन्युइन डेफिनेशन लिखी है, प्लीज देखेंगे क्या है। An annuity is a sequence of payment usually equal in size and made at equal interval of time। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ठीक है, जिसमें यूजली इक्वल इन साइज होगा, पेमेंट का एक जैसी पेमेंट होगी और उनके बीच में जो टाइम गैप होगा वो भी एक जैसा होगा। ठीक है, वैसे जेन्युइनली एन्युटी जब हम बात करते हैं तो एनुअल पेमेंट की बात करते हैं, बट यहाँ पे एनुअल पेमेंट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मल्टीपल कैश फ्लोज होंगे, ठीक है, वो एनुअली होंगे। यार आप लोग बताओ, आप लोग लोन की ईएमआई पे करते हो क्या? तुम हर साल लोन की ईएमआई पे करते हो? नहीं ना, हर महीने पे करते हो ना। फाइन, वो भी तो एक तरीके की एन्युटी कहलाएगी। तो एन्युटी डज नॉट नेसेसरली मीन्स दैट एनुअल पेमेंट होंगी सारी की सारी, एनुअल इक्वल पेमेंट्स होंगी सारी की सारी। नहीं, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूसली भी हो सकती है। फाइन, ये सब का सब एन्युटी के अंदर कवर होता है। बात क्लियर हो गई अच्छे से? अब एन्युटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उन दो पार्ट में डिवाइड करके मैं एन्युटी के आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा। देखिए प्लीज। सो एन्युटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी और एक होती है एन्युटी ड्यू। ठीक है, इसी के थ्रू मैं तुम्हें एन्युटी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, प्लीज ध्यान से देखेंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब है वेयर पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, एंड एन्युटी ड्यू का मतलब है वेयर पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। ओके, तो मैंने लेट अस सपोज पहले ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब आपको समझाता हूं। देखो प्लीज, मान लो मैंने एक से एक टाइमलाइन बनाया और 0 1 2 3 4 मान लो n तक चला गया। अच्छा, ये जो 1 2 3 4 n मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले आप इसको समझ लो, इट इज नॉट नेसेसरली बी ईयर्स। ये कुछ भी हो सकता है, ये फर्स्ट मंथ भी हो सकता है, सेकेंड मंथ भी हो सकता है, थर्ड मंथ भी हो सकता है, फोर्थ मंथ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये फर्स्ट क्वार्टर भी हो सकता है, ये सेकेंड क्वार्टर भी हो सकता है, ये थर्ड क्वार्टर भी हो सकता है, ये फोर्थ क्वार्टर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एंड फर्स्ट मंथ, फर्स्ट क्वार्टर, ये 6 मंथ भी हो सकता है, फर्स्ट ईयर 1 6 मंथ। क्योंकि देखो ना, फिर इन सारे केसेस में जब मैं ये सब ले रहा हूं तो इनमें जो गैप है वो इक्वल है ना। ये 1 1 महीने का गैप है, ये 3 3 महीने का गैप है, ये 6 6 महीने का गैप है, 1 6 by 12। ठीक है, तो गैप तो इक्वल है ना।
और अभी आपको बताया एन्युटी का मतलब जरूरी नहीं है कि तुम एनुअल पेमेंट ही करो इक्वल, कैसे भी हो सकती है। तो आगे जाके ना मैं ये सब ना लिख के ना मैं 1 2 3 से ही इसको डिनोट करूंगा। अब ये 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ओके फाइन। तो ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल अभी। ऑर्डिनरी एन्युटी में जो पेमेंट होती है ना गाइस, वो कह रहा है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड होती है। मतलब इस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो पेमेंट यहां से शुरू नहीं होगी, दिस इज कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। ओके, पेमेंट होगी यहां से शुरू, इस तरीके से मान लो एंड तक पेमेंट जा रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लोन की ईएमआई। आज आपने बैंक से लोन लिया कि मुझे 10 लाख का लोन दे दो, मुझे अपने घर के लिए लोन चाहिए। जब आपने बैंक से 10 लाख का लोन मांगा तो बैंक ने बोला ठीक है भाई ले ले, कोई टेंशन नहीं है, बट तेरी ईएमआई बनी है लेट अस सपोज 20,000 रुपए महीना। तो तुम क्या बोलोगे, जैसे ही उससे लोन का पैसा लोगे क्या वैसे उसको ईएमआई दे दोगे? नहीं ना यार, फाइन, अगले महीने से ईएमआई देना शुरू करोगे। तो इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो यहां बना बट पेमेंट हुई इसके एंड से। दिस इज बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मंथ, लेट्स से अगर मंथली पेमेंट हो रही है, दिस इज एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। तो पेमेंट यहां से, जब पेमेंट जीरो टाइम से ना शुरू होके ऐसे मतलब जीरो के बाद से स्टार्ट होती है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। सिंपल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है लोन की ईएमआई। लोन की ईएमआई कभी भी जब लोन लिया जाता है तब तुरंत पे नहीं की जाती। कुछ कुछ केसेस, बहुत स्पेशल केसेस वो होते हैं, बट वैसे जनरली बताऊं तो ईएमआई हमेशा ऐसे पे होती है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ लेट अस सपोज पे हो रही है, या मान लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पे हो रही है। ईयरली तो बहुत ही रेयर लोन पे होते हैं, 6-6 महीने वाले हो गए, 3-3 महीने वाले हो गए, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, सो आई बिलीव सबको क्लियर हो गया होगा ऑर्डिनरी एन्युटी। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एन्युटी ड्यू पे। एन्युटी ड्यू का बेसिक मतलब है वेयर पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड का बेसिक मतलब हो गया कि आपकी जो पेमेंट शुरू होगी, जो आपकी पेमेंट शुरू होगी वो जीरो टाइम से ही स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यार इसके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम। किसी भी तरीके का प्रीमियम पे कर रहे हो आप, जनरल इंश्योरेंस पे कर रहे हो या लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहे हो, वो हमेशा जैसी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तब से चालू हो जाएगा। मैं आपको दो एग्जांपल दूं बहुत ही बेहतरीन से। देखो, मान लो आज मैंने अपनी फैमिली के लिए हंसी हंसी एक पॉलिसी ली, खुशी खुशी एक पॉलिसी ली कि जब मैं मर जाऊं, ठीक है फाइन, जब मैं ना रहूं, मर जाऊं थोड़ा गंदा वर्ड है, ठीक है, जब मैं ना रहूं, ठीक है, तो मेरी फैमिली को ना 1 करोड़ रुपए मिल जाए, 1 करोड़ रुपए। ओके ठीक है जी। तो मैंने एक पॉलिसी ली जिसे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। ये पॉलिसी होती है कि जब हम मरेंगे तो पैसे मिलेंगे, मतलब घर वालों को, ऑब्वियसली हमें नहीं। किसी भी तरीके की पॉलिसी, मैं 2 पॉलिसी के एग्जांपल ले लूंगा फिलहाल, अभी टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। तो 0 1 2 3 4, जैसे आज मेरी एज 38, मैं 38 साल का हूं आज, और ये प्रीमियम मुझे इंश्योरेंस कंपनी को 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना है। जो प्रीमियम है, मेरा प्रीमियम अमाउंट है वो है 1 लाख रुपया हर साल। हर साल मैं 1-1 लाख रुपए दूंगा उन्हें। ओके, 60 साल तक, जब तक मैं 60 का नहीं हो जाऊंगा। अगर मैं 60 तक नहीं मरा, मतलब नहीं गया, फाइन, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं 60 के अगले 60 होते अगले दिन कुछ निकल लिया तो ये पॉलिसी 60 पे लैप्स हो जाएगी। वरना सोचो ना, अगर ऐसी पॉलिसी हो तो फिर तो हर कोई ले लेगा, फाइन, पर ठीक है लोग लेते हैं, फिर भी समय का कुछ पता नहीं है। तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से प्रीमियम जा रहे हैं। अब मतलब ये इंटरवल में ईयरली प्रीमियम जा रहे हैं। अब पहला प्रीमियम अगर मैं यहां पे करता हूं 1 लाख रुपए का, इस तरीके से, फाइन बच्चों ध्यान से समझना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहां पे करता हूं, यहां कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, इंश्योरेंस कंपनी लेट अस सपोज LIC से मैं पॉलिसी ले चुका हूं कि जब मैं मरूंगा तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए दे देना भाई। तो मेरा बॉन्ड यहां बन चुका है, ठीक है, बॉन्ड बोले तो कॉन्ट्रैक्ट यहां बन चुका है। मैं जैसी कॉन्ट्रैक्ट बना कि मेरी फैमिली, मैंने बोला मैं तुम्हें अगले साल से 1-1 लाख रुपए देना शुरू करूंगा, बट मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी बना दो कि अगर मैं मरूं तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ मिल जाए। अगर मैं LIC के ऑफिस से बाहर निकल लिया, ठीक है, ये ऐसा मुंह मैं इसलिए बता रहा हूं, ऑब्वियसली कोई जाएगा तो बेचारा हंसेगा थोड़ी, ठीक है, मैं निकल लिया यहीं पे, तो इंश्योरेंस कंपनी से तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था ना, उन्हें तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझसे कुछ भी लिया, ठेंगा हाथ पे आया, उनके ठेंगा है ना हाथ पे, फिर भी उन्हें मेरी फैमिली को 1 करोड़ देने पड़ेंगे। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई
पहला प्रीमियम अभी दे कॉन्ट्रैक्ट बनते ही, अगर कॉन्ट्रैक्ट के जस्ट बाद ही तू निकल लिया तो मुझे तो तेरी फैमिली को पैसे देने पड़ेंगे ना। आप कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर अगर जीरो के बाद बंदा निकल लिया या आप निकल लिए तो उन्हें 99 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा, उन्हें 1 करोड़ देना आपकी फैमिली को। देखो यार मैं अकेला थोड़ी हूँ पॉलिसी लेने वाला, कितने लाखों लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है आज के टाइम पे, है ना। तो हर कोई मर जाता है क्या? नहीं ना। तो उनके पास इतने सारे प्रीमियम आए, उसमें से अगर 1 करोड़ रुपए एक जगह देने तो दे देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है। अगर 1 लाख रुपए के प्रीमियम के उनके पास 1 लाख पॉलिसी होल्डर है तो कितने सारे पैसे, इसमें से अगर 1 करोड़ देने ही पड़ गए तो क्या दिक्कत है? बाकी तो उनके पास पड़े, बाकी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके वो इंक्रीज करेंगे अमाउंट। ओके, क्लियर है। ऐसा ही जनरल इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस मतलब लाइफ का इंश्योरेंस नहीं, जैसे आप लोग के पास कोई भी व्हीकल है, गाड़ी है, स्कूटी है, कुछ भी है, अगर आज आप लोगों ने गाड़ी स्कूटी खरीदी मतलब लेट अस सपोज शोरूम से खरीदी, शोरूम से बाहर निकलते ही अगर गाड़ी स्कूटी आपने ठोक दी तो आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करने जाओगे ना। तभी जैसी आप गाड़ी या स्कूटी खरीदते हो ना तो पहला प्रीमियम तुम्हारी जो भी तुम्हारी गाड़ी या स्कूटी की जो भी किसी की कॉस्ट होती है उसमें इंक्लूड होता है कि पहला प्रीमियम वो तुरंत ही ले लेते हैं कि भाई जब तू स्कूटी गाड़ी या कुछ भी बाहर ले गया ठोक देगा फालतू में, फिर तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेगा और तूने हमें प्रीमियम भी नहीं दिया। समझ रहे हो? इसलिए प्रीमियम हमेशा बिगिनिंग से शुरू होते हैं, जीरो टाइम से शुरू होते हैं। इसलिए एन्युटी ड्यू में हम लोग बोलते हैं कि जो पेमेंट होती है वो बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड से। ठीक है। क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन होगा, नहीं मेंशन होगा तो पढ़ के समझेंगे कि एट द एंड से पेमेंट हो रही है, एट द बिगिनिंग से पेमेंट हो रही है। ओके, सो आई होप आप सबको एन्युटी का मीनिंग समझ में आया हो। सबसे जरूरी कि सीक्वेंस ऑफ पेमेंट विद इक्वल साइज विद इक्वल इंटरवल, मतलब इक्वल इंटरवल होने चाहिए, एक जैसे, मतलब टाइमिंग गैप एक जैसा होना चाहिए। 2 टाइप की होती हैं, ऑर्डिनरी होती है, एन्युटी ड्यू होती है। ठीक है। तो आज की क्लास हम समर्पित करेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी को। ऑर्डिनरी एन्युटी को फर्दर स्टडी करेंगे, उसकी ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब वो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्लीज, चलिए गाइस ऑर्डिनरी एन्युटी को आगे प्रोसीड करते हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। अब हम ऑर्डिनरी एन्युटी में पढ़ने वाले हैं अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। प्लीज हेडिंग डाल लीजिए सारे के सारे, अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है। फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी मतलब जो भी कैश फ्लोज जा रहे हैं उनकी फ्यूचर वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे कि आप लोगों के पास ये एक नंबर लाइन है एंड 0 1 2 3 4 n-1 n तक, मान लो आप लोगों ने ये कुछ डिपॉजिट किए एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल, दैट कुड बी ईयरली, दैट कुड बी हाफ ईयर इंटरवल, दैट कुड बी मंथली इंटरवल, दैट कुड बी क्वार्टरली इंटरवल। ठीक है, फाइन। एक्स एक्स एक्स, तो आप एक्स को लिख लो, एक्स इज नथिंग बट एक्स इज द पीरियोडिक पेमेंट। ठीक है। अब अगर आप फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी लगेगा। यहां पे आई है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। यार एक बात बताऊं, आई मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, यहां पे नॉर्मली हम लोग आर यूज करते थे। मान लो अगर ये हाफ ईयर इंटरवल है तो इंटरेस्ट रेट क्या होता था याद हो, जब आर गिवन होता था कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो r/2 होता था। 6 महीने का इंटरेस्ट रेट कैसे निकालते थे, r/2। सिमिलरली अगर क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था तो उसे r/4 बोलते थे। तो अगर r मान लो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझसे याद करो नॉमिनल होता था ना, तो i जो है ना वो r/m है। फाइन, भूलना मत, ये मोस्ट ऑफ द बुक्स नहीं लिखती है। फाइन। अब आपको निकालनी है फ्यूचर वैल्यू। देखो मुझे पता है काफी लोग ना इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ा देते हैं और बोलते हैं ये फॉर्मूला है और इससे आप लोग आंसर निकाल लो, बट मैं हूं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा फॉर्मूला, फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको सिखाऊंगा। पहले देखिए प्लीज ध्यान से देखिए। तो एक एक कैश फ्लो को आप एन पे विड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। अगर आप इस 1 वाले को एन पे विड्रॉ करने जाएंगे तो यहां से यहां तक का गैप कितना है, n-1 इंटरवल का गैप है बेटा, है ना। आपको याद है नॉर्मली अगर एक सिंगल कैश फ्लो जीरो टाइम पे x है
और n टाइम पे उसकी वैल्यू निकालनी है, तो x इंटू में 1 प्लस आई की पावर n करते थे, ऐसे करते थे। क्या करते थे, जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू है, मतलब प्रिंसिपल है, 1 प्लस आई की पावर गैप, गैप क्या है, n माइनस 0, n का गैप है। तो यहां पर गैप क्या आ रहा है गाइस, 1 से n पे जा रहे हैं तो कितना गैप आ रहा है, n माइनस 1 का। तो बेटा क्या हो जाएगा, x 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। आ जाओ इधर आ जाओ, सेकेंड वाले को जब इस पर विड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा, x 1 प्लस आई की पावर n माइनस 2। ठीक है, थर्ड वाले को उस पर विड्रॉ करेंगे, सो x 1 प्लस आई की पावर n माइनस 3। ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, इसको विड्रॉ करेंगे अगर, ऐसे डॉट छोड़ दो, अगर n माइनस 1 पे जो कैश फ्लो आपने डिपॉजिट किया, ऐसे मान लो आप लोग बैंक में डिपॉजिट इतने सारे आपने एक जैसे डिपॉजिट किए, सारा पैसा बैंक से बोल रहा है हमें यहां दे दे, तो तुम जब सारा पैसा बैंक से मांगोगे तो बैंक तुम्हें इंटरेस्ट लगा के देगा ना। अब हर कैश फ्लो पे जो इंटरेस्ट होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि उनकी टाइमिंग अलग अलग है सॉरी, ये यहां पे हुआ है तो इस पे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, ये दूसरे पे कराया है इसके मुकाबले कम इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है यार, आप जितना लेट डिपॉजिट करोगे, आज सपोज करो मैंने पहले साल में 10,000 डाले, दूसरे में 10 डाले, तीसरे में 10 डाले, और मैं सारा पैसा 15वें साल पे निकाल रहा, तो जो मैंने पहले साल में 10,000 डाले थे और 15 साल 14 साल का जो गैप है उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना, रादर देन सेकेंड ईयर वाले पे, थर्ड ईयर वाले पे, फोर्थ ईयर वाले पे। ठीक है, इसलिए हर कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू अलग अलग आ रही है। फाइन, इंडिविजुअल कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू अलग अलग आ रही है। अच्छा, अब मैं इसको अगर एन पे विड्रॉ करूंगा, इसको अगर मैं एन पे विड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखो क्या आएगा, x 1 प्लस आई की पावर 1। पता है क्यों, n माइनस 1 से n पे जाओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी आप सिखा रहे हो n माइनस 1 n माइनस 2, तो इसको भी ऐसे ही करो, कर लो यार, मुझे कोई इशू नहीं है। तो अगर n में से n माइनस 1 घटाओगे तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फाइनली गाइस आपके पास क्या बचा, ध्यान से देखिए, और ये वाला x जो n पे है, इसको n पे निकाल रहे तो वो तो x ही रहेगा। आज मैंने बैंक को बोला मैं 10,000 जमा कराया, शाम को मेरे पैसे वापस कर दे, तो क्या बैंक इंटरेस्ट लगा के देगा, नहीं ना, 10 के 10 ही दे देगा। फाइन, तो गाइज ये जितने भी कैश फ्लोज आपने डिपॉजिट किए थे इन सबकी फ्यूचर वैल्यू ये आ रही है, और ओवरऑल फ्यूचर वैल्यू अगर मैं अमाउंट या अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी बोलूं तो वो इन सबका टोटल होगा। ये सब आपको टोटल करके बैंक आपको देगा। आप लोगों ने सोचो हर साल 10-10 हजार रुपए जमा कराए और 15 साल में पैसा निकाल रहे हो, तो हर 10,000 15 साल पे जाके जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो लगा के फ्यूचर वैल्यू आपको देगा, और सबको जोड़ के आपको बैंक प्रदान कर देगा आपको। ओके, ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी, एक काम करो, लेट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए ले लो, तो ए क्या हो जाएगा गाइस, x1 प्लस आई, x1 प्लस आई का स्क्वायर डॉट 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 x1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कुछ बच्चे अगर थोड़ा सा जानते हो, इट इज फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इतनी गणित शायद सबने पढ़ी हो 11th क्लास में, और कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई, तो मैं लिख देता हूं गाइस, एक टाइप की सीरीज होती है ज्योमेट्रिक सीरीज, जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं हम, जीपी। ठीक है, जीपी बोल देता हूं, जो कि ऐसी होती है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर एन माइनस 1। ठीक है, इसको अगर जोड़ते हैं तो इसके सम का जो फॉर्मूला, ये जोड़ रहा हूं मैं, इसके सम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। कब होता है, जब आर एक से बड़ा होता है, और जब आर एक से छोटा होता है तो बेटा फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा ज्योमेट्रिक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सेम होता है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो तो वैल्यू सेम आएगी। देख लो, अगर आप इसको इससे डिवाइड करो तो 1 प्लस आई बचेगा, आप इसको इससे डिवाइड करो तो भी 1 प्लस आई बचेगा। तो आप लिख लेना, इट इज फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म है x, और कॉमन रेशियो को मैं कैपिटल आर मान रहा हूं। ठीक है, कॉमन रेशियो बोलते थे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या मिल रहा है, 1 प्लस है। मैंने स्मॉल आर पता है क्यों नहीं माना, क्योंकि स्मॉल आर को फिर तुम इंटरेस्ट रेट की तरह मान लेते इस वजह से। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है, सिंस ये 1 प्लस आई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कांट बी नेगेटिव, तो ये 1 से बड़ा है आपके पास बेटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू का ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, एंड ए की वैल्यू मेरे पास है एक्स, आर की वैल्यू है 1 प्लस आई, ठीक है, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस आई माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा।
फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा x 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन में i। ये मेरे पास आ गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन या अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करके रखना है, ठीक है। यहां पर जो n है मैं दोबारा लिख देता हूं, या शायद मैंने लिखा नहीं है। यहां पे जो n है, x मैंने लिख दिया पीरियोडिक पेमेंट है, i लिख दिया ये। यहां पर n जो है, ठीक है, वो है टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कैश फ्लोज, कुछ भी लिख सकते हो, कितने टोटल कैश फ्लोज हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स या टोटल इंटरवल्स, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे नाम है इसके अलावा, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स बोल लो, ओके। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारे पास इसकी डेरिवेशन की। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने आप आपको सिखाता हूं, मतलब लिखता हूं और फिर आप लोगों को कराता हूं। देखो, मैं ऐसे ही रैंडमली एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड द amount of an ordinary annuity where payment made payment of rupees 6,000 made at the end of each year till 10 years, where rate of interest is 5% compounded annually। तो क्वेश्चन में मेंशन है, हमें अमाउंट निकालना है ऑर्डिनरी एन्युटी का, जहां पे पेमेंट 6,000 की हो रही है साल के अंत में, हर साल के अंत में, टिल 10 ईयर, 10 साल तक, वे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। तो अमाउंट निकालना है बेसिकली। अमाउंट जहां पे लास्ट पेमेंट होती है वहीं पे निकलता है हमेशा बेटा, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जीरो, कितनी पेमेंट हो रही है बेटा, 6,000 की, ओके, कहां तक, 10 साल तक, ओके। ये ईयरली पेमेंट है, तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई, 10 पेमेंट हो गई। एन इज द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स या टोटल नंबर ऑफ पेमेंट, 10 पेमेंट हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, ठीक है, पर पीरियड। तो अगर ईयरली पेमेंट हो रही है तो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो पीरियड हो जाएगा वो ईयर हो जाएगा। तो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, गिवन है 5%, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या पीरियोडिक पेमेंट या ईयरली पेमेंट आई वुड से, वो कितनी है, उसको एक्स मान लो, लिख देना, लेट द ईयरली पेमेंट बी एक्स, जो कि कितनी है आपके पास, 6,000, फाइन। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है x 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन में i। तो x मेरे पास कितना है, 6,000, i कितना है मेरे पास 1.05, और ये कितना है मेरे पास 10 माइनस 1 अपॉन में 0.05। कैलकुलेट कर लो आराम से, ठीक है। अच्छा, एक ज़रूरी बात, कुछ बच्चे जो थोड़े हायर लेवल की स्टडी करते हैं और जब वो फ्यूचर वैल्यू पढ़ते हैं एन्युटी की, ऑर्डिनरी एन्युटी की, जिसमें एक्स कुछ एक्चुरियल वाले होंगे, कुछ सीएफए वाले होंगे, तो इतना जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये उन्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए एक नोटेशन यूज करते हैं वो SNI, ये नोटेशन वो यूज करते हैं। तो बेसिकली एक प्रॉपर टेबल होती है, उस टेबल में ये वैल्यू डायरेक्टली आपको गिवन होती है। जैसे अगर सपोज करो पिछले वाले क्वेश्चन में 10 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू निकाली, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, तो एक प्रॉपर इसकी टेबल है, ठीक है, एन्युटी टेबल होती है, जिसमें ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए जो सबमिशन है ये आराम से वहाँ पर डायरेक्ट दिख जाएगा। फिलहाल मैं वो आज नहीं करा रहा, बट कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो टेबल देखना जानते होंगे, उसके थ्रू आप इसे यूज कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी की डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब मैं इसके 4 से 5 सवाल कराऊंगा आज की क्लास के लिए, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। बट क्वेश्चन करके जरूर जाओ, जरूर जाओ, ठीक है, वरना पेपर में कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखिए, चलिए गाइस, तो अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी के 4 से 5 सवाल करते हैं, फिर इस क्लास को खत्म करेंगे। बट प्लीज क्वेश्चन करके जाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज, अच्छा कहीं लिखा नहीं है ऑर्डिनरी एन्युटी, तो खुद पहचानेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज 2,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, बस वर्ड आ गया ना, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो ऑर्डिनरी एन्युटी। अमाउंट निकालना है उस एन्युटी का जो एट द एंड ऑफ ईच ईयर पे हो रही है 5 ईयर्स के लिए। मनी इज वर्थ 8% इफेक्टिव, इफेक्टिव बोले तो एनुअली, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, नंबर लाइन, टाइम लाइन प्लीज बनाएं। पहली पेमेंट हो रही है कितनी, 2,000 की, दूसरी भी हो रही है 2,000 की,
ऐसे 5 साल तक हो रही है 2000 की। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, x है 2000, ठीक है, i है 8%, n है 5। क्या फॉर्मूला है गाइज अमाउंट का? x 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। x बोले तो 2000, ठीक है, i है 8%, 5 माइनस 1.08। एक काम कर रहा हूँ गाइज, मैं कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लेता हूँ। एक सवाल तो बनता है कराना ना यार, वरना तुम कहोगे सब कुछ हमारे पे छोड़ो, ये यूट्यूब पे फ्री डाल के क्या समझते हैं अपने आप को। 1.08 इंटू इक्वल, इक्वल कब तक दबाना? जब तक ऊपर 6 ना आ जाए। किसी को ये सीखना है ना तो मेरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की सेकंड या थर्ड क्लास देखेंगे, वहाँ मैंने सिखाया है। ये आ रहा है 1.4693 समथिंग, माइनस में 1 करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 0.08 करेंगे, एक सेकेंड, डिवाइड बाय 0.08, ठीक है, इंटू में 2000, 11,733.20। अरे वाह, मैच कर दिया, ठीक है। बस एक सवाल करा मैंने कैलकुलेटर, आगे के नहीं करूंगा, पहले बता दूं। चलिए दूसरे सवाल पे आइए, क्या कह रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी कंसिस्टिंग ऑफ पेमेंट। अभी मैं फिर बोल रहा हूं, उसमें ऑर्डिनरी वर्ड यूज नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है, हमें खुद पहचानना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी कंसिस्टिंग ऑफ पेमेंट ऑफ ₹6,000 एट द एंड ऑफ ईच एवरी 3 मंथ फॉर 3 ईयर। हर 3 महीने में, एट द एंड ऑफ ईच एवरी 3 मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स। ओके, तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, यार एक सेकंड रुको गाइस, हाँ, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ध्यान से देखना प्लीज, एट द एंड ऑफ ईच 3 मंथ्स, ओके, या एवरी 3 मंथ, तो मतलब यहां 3/12, 6/12, 9/12, 1, 1 3/12, ऐसे चले गए कब तक? 3 साल तक। तो एक काम करो, अगर मैं बात करूं हर 3 महीने, मतलब क्वार्टरली पेमेंट हो रही है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर पेमेंट हो रही है, तो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर हो गए। तो 3 साल में कितने क्वार्टर हो गए? 12 क्वार्टर हो गए, तो 12 पेमेंट हो गई। तो नंबर लाइन पे आप ईयर लिखने से अच्छा ईयर फॉर्म, क्योंकि भाई 3 मंथ्स को 3/12 ईयर्स भी तो बोलते हैं, आप क्वार्टर्स लिखो, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, 5 क्वार्टर, और लास्ट क्वार्टर होगा कौन सा? 12। ये आप समझ जाना कि लास्ट में क्या आना चाहिए। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 साल तक के लिए पेमेंट हो रही है, तो 12 क्वार्टर हो गए। तो इसलिए आप नंबर लाइन पे, तभी मैंने बोला था ये पीरियड्स जो है ना आप लोगों के पास, ये जो आप लोग इंटरवल्स लिख रहे हो, ये जो नहीं, ये एनुअल हो, ठीक है, ये कैसे में मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, एंड हाफ ईयरली भी हो सकते हैं। फिलहाल पेमेंट कितनी जा रही है? 600, ठीक है, ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना लेना पड़ेगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, तो पर क्वार्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा है, डजंट मीन ये क्वार्टरली है, कंपाउंडेड मीन ये ईयरली है। इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट करने के लिए 4 से हम करेंगे भाग, बोले तो डिवाइड। और एन इज दी टोटल नंबर ऑफ पेमेंट, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, वो कितने हैं मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कितनी है हमारे पास? 12। बस हो गया काम, ठीक है। फिलहाल ओके, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्या होगी फ्यूचर वैल्यू? अमाउंट क्या हो जाएगा? x 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन में i, ठीक है। तो कितना बचेगा गाइस? फाइनली ये है 6000 या 600, 1.02 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन में 0.02। सॉल्व कर लो यार, ये आ जाएगा। कर लूँ, एक और कर दूँ, चलो। 1.02 कब तक करेंगे? जब तक 13 ना आ जाए, ठीक है, -1 डिवाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 600, 8047.25 आ रहा है आंसर। थैंक यू। चलिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट ₹50,000 बाय मेकिंग इक्वल पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर द नेक्स्ट 5 years, what will be the size of this installment if money is worth 6% converted quarterly? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं है, एन्युटी वर्ड इसमें यूज नहीं किया हुआ। आपको ना अगर 50,000 रुपए चाहिए, कैसे? बाय मेकिंग इक्वल पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आप हर क्वार्टर में एक जैसी पेमेंट करते हो अगले 5 साल तक, और 5 साल बाद आपको 50,000 रुपए चाहिए, तो बेसिकली आपको 50,000 की रिक्वायरमेंट कब है? देख लीजिए, 50,000 रुपए आपको चाहिए यहां पे,
ठीक है, 5 साल बाद। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, हर क्वार्टर में इक्वल पेमेंट करनी है किसी बैंक में या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। तो 5 साल के लिए अगर पेमेंट करेंगे और एक साल में 4 पेमेंट होंगी तो कितनी पेमेंट हो जाएंगी, 20 पेमेंट हो जाएंगी। ओके, तो इट मीन्स 0 1 2 3, फिलहाल मैं ईयर वाला पोर्शन हटा रहा हूं, 20। ठीक है, 5 साल बाद 50 चाहिए या 20वें क्वार्टर में 50 चाहिए, एक ही बात है। ओके, तो ये पेमेंट आप लोगों ने करी है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मतलब यहां से शुरू नहीं होगी पेमेंट, यहां से शुरू होगी। तो देखो इसमें कहीं भी एन्युटी का जिक्र नहीं था। इसने बोला एक फ्यूचर टाइम पे तुम्हें 50,000 रुपए चाहिए, ठीक है जी, समझ में आ गई। उसके लिए तुम्हें इक्वल पेमेंट करनी है। तो आपका दिमाग चल जाना चाहिए मल्टीपल कैश फ्लो एन्युटी आ गया। इक्वल पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करनी है, तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया। ओके, तो इस एन्युटी, ये आपने एन्युटी पेमेंट की ताकि आपको इतना पैसा मिल जाए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 50,000 इस एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू है। ओके, तो अब आप फ्यूचर वैल्यू पहले आई लिख लें। आई कितना हो जाएगा, 0.06/4 यानी 0.015। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, x1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। एंड व्हाट इज a इज 50,000। ठीक है, x मुझे पता नहीं है, i है 1.015 होल टू दी पावर 20 घटा 1.015। आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको इसके नीचे ले आएंगे, यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट विच इज पेइंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इक्वली टिल द 20th क्वार्टर या टिल द एंड ऑफ 5 year, सो दैट यू विल बी गेटिंग 50,000। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्वेश्चंस है एंड बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आता। देखिए कह रहा है एट 6 month इंटरवल ए डिपॉजिट ₹100 इन अ सेविंग अकाउंट विच क्रेडिट इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है जी, 6 महीने के गैप के बाद ए जो है डिपॉजिट करता है 100 रुपए सेविंग अकाउंट में जो 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देते हैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली। द फर्स्ट डिपॉजिट was made when A's son was 6 months old and last deposit was made when his son was 8 years old. Okay, the money remained in the account and was presented to the son on his 10th birthday. How much did he receive? ध्यान से सुनो, ए जो है ना, ए उसका बेटा, मैं इसे प्रॉपर यहां करता हूं। देखो ए जो है पहली पेमेंट वो करता है 100 रुपए की। कब, जब उसका बेटा, यहां पर उसका बेटा अभी 0 ईयर का है, जब उसका बेटा 6 महीना का हो जाता है 100 रुपए की। और वो कब तक पेमेंट कर रहा है 100 रुपए की, जब तक उसका बेटा 8 साल का ना हो जाए। ठीक है, हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हैं और हाफ ईयरली पेमेंट भी एट दी एंड वर्ड यूज नहीं किया हुआ। खुद बताओ ना, जब कोई 6 महीने का होगा तो ये अगर अभी 0 ईयर का है, ठीक है, जस्ट आया है, काइंड ऑफ ऐसे सोच लो 6 महीने का, तो ये एट द एंड ऑफ ई 6 month पेमेंट हो रही है ना, ऑर्डिनरी एन्युटी। और ये सारा का सारा पैसा अपने बेटे को उसके 10वें बर्थडे पे दे देता है। ठीक है, फिलहाल तो ये हाफ ईयर इंटरवल चल रहे हैं, 8 साल तक चल रहे हैं। तो क्या मैं इसके जो टोटल पीरियड्स हैं वो 16 मान सकता हूं? सिंपल, नीचे ईयर्स लिख दिए, ऊपर हाफ ईयर्स लिख दिए, मतलब हाफ ईयर्स के इंटरवल लिख दिए, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर, नंबर दे दिया उनको। ठीक है, पैसा उसको यहां दे रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हाफ ईयर का, 10% पर एनम है, तो 5 हो जाएगा। तो यहां पे उसके 10वें बर्थडे पे उसको पैसे दे रहे हैं। गंदी बात है, पैसे नहीं देने चाहिए बच्चों को वैसे तो, बट फिर भी चलो क्वेश्चन। गाइस यहां से लेके यहां तक ये एन्युटी है। हमने इन सबकी फ्यूचर वैल्यू मुझसे 10वें साल पे मांगी है, बट हम लोगों ने जो एन्युटी का फॉर्मूला सीखा है वो फ्यूचर वैल्यू कहां निकालना सीखा है, जहां पे लास्ट पेमेंट होती है एन्युटी की। तो पहले हम यहां पर फ्यूचर वैल्यू निकाल लें। इसको मैं A8 नाम दे रहा हूं। वो क्या होगी, 100 1.05 टू दी पावर 16 माइनस 1 अपॉन में 0.05, यही होगा।
ठीक है बच्चों, इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो, ये आ रहा है मेरे पास 1.05 इंटू कब तक, जब तक 17 ना आ जाए, ओके, -1 डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100, 2365.75, 2365.75। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है 2365.75। अब ये वैल्यू यहाँ पे 10 पे भी लानी है। अब यहाँ के बीच में बैंक पे अगर पैसे पड़े हुए हैं तो इस पे भी इंटरेस्ट लग के मिलेगा। मुझे बताओ, इसकी वैल्यू अगर मुझे तुम्हें यहाँ निकालनी हो, ये 2 साल के गैप में तो वैल्यू निकालनी है, तो इसे सिग्नल कैश फ्लो की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। तो सिग्नल कैश फ्लो के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्रिंसिपल 1.05 की पावर 4 आएगी। आई नो 2 साल का गैप है, बट हाफ ईयरली है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 1.05 इंटू, ओके, इंटू 2365.75, एक सेकेंड गाइस, 1.05 इंटू 2365.75 अप्रोक्सीमेटली 2875 पॉइंट। बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, आप कैलकुलेट करके देखें, ठीक है। तो प्यारा सवाल है ये वाला, बहुत ही प्यारा सवाल है। आगे बढ़ते हैं जी लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अ मैन रिक्वायर 20 लाख टू परचेज अ हाउस आफ्टर 5 साल। 5 साल बाद 20 लाख रुपए की जरूरत है। ही हैज बीन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट द फंड्स इन एन अकाउंट विच कैन अर्न 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। फाइंड हाउ मच मस्ट बी डिपॉजिटेड इन ईच क्वार्टर। सो एट द एंड, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, हर क्वार्टर में वो कितना जमा करे, सो हैज टू हैव रिक्वायर अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज दिस। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो ना गाइस कि एंड है या बिगिनिंग है, तो आप एंड ही मानना हमेशा। तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना डिपॉजिट करे, 5 साल तक, जिससे उसको 20 लाख रुपए मिल जाए। ये वही वाली बात हो गई जो 50,000 रुपए चाहिए थे, ठीक है। क्वार्टर है तो 20 हो गया, ठीक है। 1 2 3 कितने चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए। फाइन, एक्स डिपॉजिट कर लो, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 0.015, बिल्कुल सेम है, बस वो राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो 5 लाख था ना, उसने 20 लाख कन्वर्ट किया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। हाँ सॉरी यार, कभी कभार जीरोस में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। 20 - 1.015। बच्चों आराम से आप लोग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। सो आज हमारी जो पहली क्लास थी एन्युटी की, जिसमें हमने अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी पढ़ा। तुम बहुत ही गंदे बच्चे हो जो अपना काम निकल के जा रहे हो। आप प्लीज हो सके इस वीडियो को शेयर करो ना अपने क्लास ग्रुप पे, तो उन्हें भी पता लगे कि एन्युटी कितना ब्यूटीफुल टॉपिक है, ठीक है। मैं एन्युटी की और क्लास कंटिन्यू करूंगा, पूरा कराऊंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसा कि वादा किया था पहली क्लास से, ओके। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताओ लेक्चर कैसा लगा।